हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप तो अच्छे और चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज की वीडियो में आप लोगों को आईसीआई के स्टडी मटेरियल से इंडेक्स 37 के 100% टीवाई के कवर कराऊंगा, साथ में 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कराऊंगा। इंडेक्स 37 का नाम है प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट। अगर आपको इंडेक्स 37 के केवल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं तो मैं आपको बता दूं, इंडेक्स 37 की ना डिटेल रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इंडेक्स 37 प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट असेट्स। इंडेक्स 37 को स्टार्ट करने से पहले तीन डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तीन टर्मिनोलॉजी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए डिस्कस करते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूं, पहले आपसे क्वेरी पूछता हूं, फिर आप आंसर करेंगे, उसके बाद फिर मैं इन तीन टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करूंगा, तीन डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है आप गुनगुनाएंगे एक बार ना, बताएंगे, ठीक। सेकंड, प्रोविजन क्या होता है, आप गुनगुनाएंगे, बताएंगे एक बार कि प्रोविजन ये होता है, ठीक। चलिए, आपने प्रोविजन को बता दिया वीडियो को पॉज करके। थर्ड है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। बताइए लायबिलिटी क्या होती है, प्रोविजन क्या होता है और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है। और अगर आप लायबिलिटी, प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को एक्सप्लेन कर देंगे तो ऑटोमेटिक सर आपको इस बात का पता होगा फिर कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सर हमने आपको बता दिया, अब आप हमें एक्सप्लेन करो। देखिए दोस्त, लायबिलिटी बेसिकली क्या होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है ऑब्लिगेटिंग इवेंट जिसको सेटल करने के अलावा अपने पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, जिसको सेटल करने के अलावा अपने पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। ऑब्लिगेशन अपनी कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, लीगल ऑब्लिगेशन हो सकती है, ठीक। कहता है लायबिलिटी बेसिकली क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। और ये जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ये अराइज होती है किसकी वजह से, ड्यू टू पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट की वजह से। तो लायबिलिटी में पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, किसकी वजह से, पास्ट इवेंट की वजह से, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। और थर्ड कहता है उसको सेटल करने के लिए जब आप क्या करेंगे, इसे सेटल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी। आपको क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मैंने आज कुछ गुड्स परचेज कर लिए, ठीक, उधार में। अब जब मैं गुड्स परचेज कर लेता हूं उधार में तो मैं तीन कंडीशन चेक करता हूं। पहली कंडीशन, क्या मेरे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल है सर। क्यों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आई, सर ड्यू टू पास्ट इवेंट, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए हैं, बिल्कुल ठीक है। और थर्ड, जब मैं उस ऑब्लिगेशन को सेटल करूंगा तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी, तो ये क्या बन जाएगा, लायबिलिटी, ठीक। कहता है जो लायबिलिटी होती है वो इंडेक्स 37 के स्कोप से बाहर है। सर क्यों, क्योंकि इंडेक्स 37 जो है वो कवर करता है प्रोविजन को, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को एंड कॉन्टिजेंट असेट को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सर प्रोविजन क्या होता है फिर ना, सर हम बताएं, मैंने कहा बताओ ना। सर हमारे हिसाब से प्रोविजन जो होता है, मतलब पता नहीं हमें पेमेंट करनी या नहीं करनी, तभी हम प्रोविजन बनाते हैं। नो दोस्त, प्रोविजन बिल्कुल आपका लायबिलिटी जैसा ही होता है, बस प्रोविजन में क्या होता है, अनसर्टनिटी होती है, या तो अमाउंट को लेके या टाइमिंग को लेके, या तो अमाउंट को लेके या टाइमिंग को लेके। तो प्रोविजन बेसिकली क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट, ठीक, जिसको सेटल करने के लिए प्रोबेबिलिटी है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जब आप क्या करेंगे, इसे सेटल करेंगे तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी, मतलब इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज नीडेड टू सेटल द लायबिलिटी, ठीक, टू सेटल द प्रोविजन। और इसके बाद एक करेक्टरिस्टिक और आ जाती है इसके अंदर, ये एक करेक्टरिस्टिक है, ये सेकंड करेक्टरिस्टिक है, और थर्ड आ जाती है अमाउंट का जो है वो रिलायबल एस्टिमेट लग पा रहा है। और यहां पे वर्ड पे जोड़ देंगे आप प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी, ठीक। चलिए जी सर, तो लायबिलिटी और प्रोविजन आपका सिमिलर है, बस फर्क क्या है कि यहां पे अनसर्टेनिटी होती है, आइदर टाइमिंग को लेके या फिर अमाउंट को लेके। एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमारे यहाँ पे एक स्टाफ काम करता है, ठीक। मार्च के महीने की सैलरी हम उसे 7 अप्रैल को पे करेंगे। अब 31 मार्च को हम क्या करते हैं, लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सर कितनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, अपना अमाउंट फिक्स होता है कि जैसे मान लो उसकी मंथ की सैलरी 1 लाख है तो हम लोग 1 लाख की क्या करेंगे, हम लोग लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। जो एम्प्लॉय है जब वो 5 साल के बाद रिटायर होगा, या 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, मोर देन 5 ईयर अगर अपने पास सर्विस, मतलब 5 ईयर एटलीस्ट अपने पास सर्विस करके जाता है, उसके बाद वो रिटायर होगा तो हम उसे ग्रेजुएटी पे करेंगे। अब ग्रेजुएटी जो होगी वो लास्ट ड्रॉन सैलरी की होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट का एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, ठीक। अनसर्टेनिटी आ गई आपका अमाउंट को लेकर कि
फिक्स अमाउंट कितना है उसका नहीं पता, ठीक। सेकंड, अब वो अगर मान लो 10 साल के बाद छोड़ के जाएगा, 15 साल के बाद छोड़ जाएगा, तो उसके बाद फिर जब वो छोड़ के जाएगा तो उस टाइम जो भी आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उसके बेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेच्युटी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका टाइमिंग हो गया और आपका सेकंड अमाउंट, मतलब अमाउंट हो गया और सेकंड आपका टाइमिंग हो गया, कि हमें एक एस्टिमेट लगा सकते हैं बट रियल टाइम नहीं पता, तो अनसर्टेनिटी है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी क्रिएट करते हैं, ना कि ग्रेच्युटी की लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। थर्ड आएगा आपका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बेसिकली क्या है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में या तो आपका आएगा पॉसिबल ऑब्लिगेशन, क्या आएगा, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या है, कहता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो कि अराइज होती है पास्ट इवेंट से, जो कि अराइज होती है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो कि आपका अराइज होगी ड्यू टू पास्ट इवेंट। अच्छा, मतलब ऑब्लिगेशन अभी अराइज नहीं हुई है, ऑब्लिगेशन फ्यूचर में जाके अराइज होगी, लेकिन पास्ट इवेंट मस्ट है। सर हम ना बैठे बैठे सोच रहे हैं कि जैसे मान लो अगर कोई हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर देगा तो फिर कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर देंगे ना, क्यों सर, क्योंकि कोई पास्ट इवेंट है ही नहीं। अच्छा, कोर्ट में केस चल रहा है, पास्ट इवेंट है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन अगर है जो अराइज हुई है ड्यू टू पास्ट इवेंट और जो कंफर्म्ड होगी फ्यूचर में किसी घटना के घटने की वजह से अकरेंस, ठीक, और घटना के ना घटने की वजह से नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, लेकिन जो भी फ्यूचर का इवेंट है वो अपने कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन होती है, या फिर इसके अंदर सेकंड पार्ट आ जाता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का भी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट, बट अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट तो फिर हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। कहता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट, बट आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब फिर क्या है, आप क्या करेंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। या प्रोबेबिलिटी है अमाउंट की, बट अमाउंट का एस्टिमेट नहीं लग पा रहा, अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट नहीं लग पा रहा, हालांकि रेयरली केस में ऐसा होता है, लेकिन अगर मान लो अमाउंट का एस्टिमेट नहीं लग पा रहा तो भी आपके लिए क्या बन जाएगी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, प्रोविजन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये दोनों आपके इंड AS 37 के अंदर कवर होंगे, ठीक। अगर मैं यहां पे बात करूं तो दो वर्ड कौन से जिसके ऊपर इंड AS 37 टिका हुआ, वो है आपका पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट मस्ट है। अच्छा सर, जैसे मान लो फ्यूचर में ऑपरेटिंग लॉस होंगे उसका प्रोविजन क्रिएट नहीं करते क्योंकि पास्ट इवेंट नहीं होता। हाँ जी, पास्ट इवेंट मस्ट, ठीक। अच्छा, एक प्यारी सी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कॉन्टिजेंट असेट की। अब कॉन्टिजेंट असेट बेसिकली क्या होती है, कॉन्टिजेंट असेट बेसिकली एक पॉसिबल असेट होती है, जैसे हमें पॉसिबल आपका ऑब्लिगेशन है, ऐसे पॉसिबल असेट होती है जो कि अराइज हुई है पास्ट इवेंट की वजह से, बट वो कंफर्म होगी फ्यूचर के इवेंट की वजह से, अकर होने के या नोट अकर की वजह से, ठीक, बट वो अकरेंस और नॉन अकरेंस अपने कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, ठीक। कॉन्टिजेंट असेट के केस में वो कहता है अगर वर्चुअल सर्टेनिटी है तो फिर आप असेट रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि वर्चुअल सर्टेनिटी होगी, ठीक। अगर मान लो हाई प्रोबेबिलिटी है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसे नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे एज ए कॉन्टिजेंट असेट, लेकिन अगर रिमोट लाइक्लीहुड है तो हम उस केस में फिर क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। एक बात को ध्यान रखेंगे, अगर मान लो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, और आपने इनिशियली प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किया था, क्यों, क्योंकि अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट नहीं लग पा रहा था या आपका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक। बाद में प्रोबेबिलिटी आ गई है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी और अमाउंट का लेवल एस्टिमेट लग पा रहा है, उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। अगर प्रोविजन अपना लॉन्ग टर्म है तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर उसे प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। आइए, कि कुछ प्यारी प्यारी सी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि पास्ट इवेंट मस्ट है, अगर कोई पास्ट इवेंट नहीं होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, ना कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की बात आएगी, ना प्रोविजन की बात आएगी, ना कॉन्टिजेंट असेट की, क्योंकि कॉन्टिजेंट असेट में भी क्या है, पास्ट इवेंट मस्ट है। तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले ये देखिए कि हमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। सर फायदा हो रहा है, ठीक। अगर फायदा हो रहा है तो पास्ट इवेंट हो चुका, हाँ जी। क्या वर्चुअल सर्टेनिटी है, हाँ जी, असेट रिकॉर्ड कर लो। सर वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, तो फिर कॉन्टिजेंट असेट को डिस्क्लोज करेंगे। सर रिमोट लाइक्लीहुड है, आप इग्नोर कर देंगे। सर हमें नुकसान हो रहा है, अच्छा नुकसान हो रहा है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है, सर पॉसिबिलिटी है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी है, फिर आप चेक करेंगे अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट लग पा रहा है और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की, ठीक। दोबारा बोलता हूं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, प्रोबेबिलिटी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की और अमाउंट का लेवल एस्टिमेट लग पा रहा है तो आप क्या करेंगे, प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी, फिर आप क्या करेंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं एक एक करके, और भी बड़े सारे कॉन्सेप्ट है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। एक्स लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आपका मोर लाइकली देन नॉट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर X1 X2 the income tax authority sent a scrutiny assessment notice under section 143(2) of the income tax act in respect to return filed under section 139 of the act of this act for previous year X0 X1
असेसमेंट ईयर X1 X2, ठीक है। तो X0 X1 जो अपना था उसके रिगार्ड में X1 X2 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, यहां पे नोटिस आया, ठीक। एंड इनिशिएटेड असेसमेंट प्रोसीडिंग ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड बाय द कंपनी विच इज व्यू ऑफ द अथॉरिटी वाज इन एडमिसिबल। मीन्स हमने कुछ डिडक्शन ले रखी थी, क्लेम कर रखी थी, बट वो आपका इन एडमिसिबल था इनकम टैक्स के हिसाब से, उन्होंने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर X1 X2 itself, the assessment proceeding were completed, ठीक है, and assessing officer did not allow the reduction and raise a demand of rupees आपका 1 करोड़, नहीं 1 करोड़ नहीं, आपका 100 लाख हो गया, हाँ ठीक है 1 करोड़ हो गया, ठीक। अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट उसने क्या किया, डिमांड रेज कर दी इनकम टैक्स ऑफिसर ने 1 करोड़ की। आगे, द कंपनी कंडेंस सच लेवी एंड फाइल्ड एन अपील विद द अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर X1 X2 द अपील हैड नॉट बीन हर्ड, अभी तक अपील की सुनवाई नहीं हुई। द कंपनी इज नॉट कॉन्फिडेंट वेदर दैट द कंपनी वुड विन द अपील, कंपनी कॉन्फिडेंट नहीं कि वो केस जीत पाएगी। हाउएवर द कंपनी वाज एडवाइज्ड बाय इट्स लीगल काउंसिल दैट ऑन ए सिमिलर मैटर टू अपीलेट अथॉरिटी ऑफ डिफरेंट जुरिडिक्शन हैड गिवन कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट, वन इन फेवर ऑफ द असेसी एंड वन अगेंस्ट द असेसी, ठीक। मतलब दो हमने ओपिनियन ली, मतलब ओपिनियन ली तो एक ओपिनियन में यह था कि इस तरह की डिडक्शन मिल जाती, एक ओपिनियन में इस तरह की डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन हमें कॉन्फिडेंट नहीं कि हम इसमें केस जीत पाएंगे, ठीक। मतलब मोर लाइकली देन नॉट, मतलब प्रोबेबिलिटी है। द लीगल काउंसिल फर्दर स्टेटेड दैट इट हैज 50% चांस ऑफ द विनिंग द अपील। आगे देखिए क्या लिखता है, एडवाइज हाउ द कंपनी शुड अकाउंट फॉर दिस ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर X1 X2। देखिए कंपनी जो कॉन्फिडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, मोर लाइकली देन नॉट है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा और अमाउंट का एस्टिमेट लग ही पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। हालांकि इंस्टीट्यूट ने जो इसका आंसर देखो लाइबिलिटी वर्ड लिख रखा, प्रोविजन वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी सुनवाई हुई नहीं, तो टाइमिंग को लेकर अनसर्टेनिटी है ना, तो यहाँ पे आपका प्रोविजन आ जाएगा। देयरफॉर द कंपनी शुड प्रोवाइड ए प्रोविजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एन एंटिटी इज ए टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है जी, एंटिटी क्या है, टेलीकॉम ऑपरेटर है। लेइंग ऑफ केबल अक्रॉस द वर्ल्ड इज ए रिक्वायरमेंट टू अनेबल द एंटिटी टू रन इट्स बिजनेस। कंपनी टेलीकॉम ऑपरेटर है, वो क्या करती है, आपका केबल लेइंग करती है, ठीक है, अपना बिजनेस चलाने के लिए। केबल आर ऑल्सो लेड अंडर द सी एंड कॉन्ट्रैक्ट आर एंटर्ड इनटू बाय द सेम, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ द लॉ बाय द कंट्री थ्रू विच द केबल पासिस द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द सी बेड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। देखिए अगर हमें सी बेड को रिस्टोर करना पड़ेगा तो अपना डीकमिशनिंग लाइबिलिटी आ गई, रिस्टोरेशन लाइबिलिटी आ गई, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताना चाहता हूं, देखिए इस कॉन्सेप्ट को ना आप लोगों ने डिटेल में इंडेस 16 में सीख रखा होगा, ठीक है। इंडेस 16 में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो हम असेट का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ पे डीकमिशनिंग लाइबिलिटी आएगी, तो जो डीकमिशनिंग लाइबिलिटी है क्या हमें वो रिकॉर्ड करनी चाहिए, नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए, वो रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्योंकि पास्ट इवेंट क्या है, असेट को परचेज करना। जब आपने असेट परचेज की तो हमें पता है कि इस असेट को हमें क्या करना पड़ेगा, डीकमिशन करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा, डीकमिशनिंग लाइबिलिटी आएगी, तो ये अपने आप में पास्ट इवेंट बन गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ये जो प्रोविजन है इसका एस्टिमेट लगता है 37 के अकॉर्डिंग, और हम प्रेजेंट वैल्यू को से यहाँ पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडेस 37। सर 16 के अकॉर्डिंग नहीं ना बेटा, 16 के अकॉर्डिंग हम उसे कैपिटलाइज करते हैं, ठीक। तो ऑन द सेम ट्यूनिंग सर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो सी बेड है हमें रिस्टोर करना पड़ेगा, तो अपने आप में क्या है, एक ऑब्लिगेशन आ गई। क्या ऑब्लिगेशन आ गई कि आपको इसे रिस्टोर करना पड़ेगा, और पास्ट इवेंट क्या है, केवल जो हमने बिछाई है वही अपने आप में पास्ट इवेंट बन गया। तो स्टेट द नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन, तो हम यहाँ पे क्या करें, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। और ऑब्लिगेशन जो है आपका कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, लीगल हो सकती है। यहाँ पे ये डिफाइन कर रखा, प्रोविजन कब रिकॉर्ड करेंगे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी और रिलायबल एस्टिमेट लग पा रहा है। अगर तीनों कंडीशन पूरी, मतलब अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो नो प्रोविजन सैलरी को नाइस, मतलब तीनों कंडीशन पूरी होगी तो हम प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पे बताया कि ऑब्लिगेटिंग इवेंट का मतलब क्या है, नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव टू सेटलिंग द ऑब्लिगेशन क्रिएटिंग बाय द इवेंट, ठीक। और ये लीगल हो सकती है, आपका कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। तो यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, वो प्रोविजन को क्रिएट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आपका है रिस्ट्रक्चरिंग का है, तो आइए मैं पहले आपके साथ रिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कंपनी ने या तो बिजनेस के स्कोप में चेंज कर दिया या उस मैनर में चेंज कर दिया जिस मैनर में कंपनी अपना बिजनेस कंडक्ट कर रही, ठीक। रिस्ट्रक्चरिंग के केस में हम लोग प्रोविजन केवल तभी क्रिएट करेंगे जब
कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ जाएगी। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तब मान के चलेंगे जब कंपनी के पास एक फॉर्मल प्लान होगा और जो जो उस प्लान से अफेक्ट होंगे उनके पास वैलिड एक्सपेक्टेशन होगी। रिस्ट्रक्चरिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग के केस में हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है उसका प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक। लेकिन उसमें हम कभी भी ऑनगोइंग एक्टिविटी के ऊपर जो खर्चा होता है उसे इंक्लूड नहीं करते। रिस्ट्रक्चरिंग होगी तो उसके ऊपर जो डायरेक्ट खर्चा होना है उसका हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे जब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ जाएगी। लेकिन ऑनगोइंग एक्टिविटी के ऊपर अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो उसे प्रोविजन में उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑनगोइंग एक्टिविटी जो एक्टिविटी होगी तो आपका तब वो खर्चा रिकॉर्ड होगा। मतलब आपका रिस्ट्रक्चरिंग में उस खर्चे को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एक बात और, अगर हम कोई मार्केटिंग का खर्चा करते हैं, स्टाफ को रिट्रेन करते हैं, ठीक, या आपका नए सिस्टम वगैरह के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट हमें करनी है, तो उस केस में हम इन खर्चों को रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में कंसीडर नहीं करते। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है। यू लिमिटेड इज ए लार्ज कॉन्ग्लोमरेट विद ए नंबर ऑफ सब्सिडरीज। इट इज प्रिपेयरिंग consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31st March X2 एज पर द नोटिफाइड Ind AS, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ड्यू टू बी अप्रूव्ड फॉर इशू ऑन 15th मई X2। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ड्यू अप्रूव के लिए कब, 15th मई को। फॉलोइंग आर ए फ्यू ट्रांजेक्शन दैट हैव टेकन प्लेस इन सम ऑफ द सब्सिडी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ईयर एंड है, रिपोर्टिंग डेट ऑफ 31st मार्च है और अप्रूवल डेट 15th मई है। जी लिमिटेड इज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ यू लिमिटेड, ठीक है। एंगेज इन द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। जो जी लिमिटेड है वो यू लिमिटेड की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक। ऑन 31st जनवरी X2, 31st जनवरी X2 को द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ यू लिमिटेड डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस ऑफ जी लिमिटेड फ्रॉम 30th अप्रैल X2। 31st जनवरी X2 को जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है यू लिमिटेड के, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे आपका जी लिमिटेड का बिजनेस। कब से, 30th अप्रैल से। अगर हम यहाँ पे बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हैं तो वो भी अपना बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर आता, ठीक। दे मेड ए पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ देयर डिसीजन ऑन 15th फरवरी X2। और 15th फरवरी X2 को उन्होंने क्या किया, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ने फॉर्मल प्लान बना लिया और उसकी वजह से जो पार्टी अफेक्ट होंगी तो पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद उन पार्टियों के पास वैलिड एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, ठीक। तो 15th मई को अपनी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ गई जी लिमिटेड और वो डिसकंटिन्यू करेगी बिजनेस को कब से, 30th अप्रैल को। लेकिन हम लोग जब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आती है तो उस डेट पे हम क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। जी लिमिटेड डज नॉट हैव मैनी एसेट और लायबिलिटी एंड इट इज एस्टिमेट दैट द आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल वुड बी सेटल्ड बाय 31st मई X2, ठीक है जी। जी लिमिटेड के पास बड़ी सारी एसेट और लायबिलिटी नहीं है और जो भी उसके आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल पेबल है वो सब सेटल हो जाएंगे 31st मई को। यू लिमिटेड वुड कलेक्ट एनी अमाउंट स्टिल ओन्ड बाय जी लिमिटेड कस्टमर आफ्टर 31st मई X2। अगर उसके बाद कुछ पैसा रहता तो यू लिमिटेड क्या करेगा, जी के बिहाफ से कलेक्ट कर लेगा, ठीक। दे हैव ऑफर द एम्प्लॉय ऑफ जी लिमिटेड टर्मिनेशन पेमेंट और अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए जो जी लिमिटेड के एम्प्लॉय है उनको ऑप्शन दिया गया कि वो क्या करेंगे, या तो टर्मिनेशन ले लेंगे या फिर हमारे साथ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, मतलब दूसरी कंपनियों में। फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिटेल्स रिलेटिंग टू जी लिमिटेड। ये जी लिमिटेड के रिगार्ड में कुछ और डिटेल है। सबसे पहले लिखता है ऑन द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट मीन्स 15 आपका फरवरी ना जी सर, 15th फरवरी X2 को इट इज एस्टिमेटेड बाय जी लिमिटेड दैट इट वुड हैव टू पे 540 लाख एज टर्मिनेशन पेमेंट टू एम्प्लॉय एंड द कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन ऑफ द एम्प्लॉय हु वुड रिमेन विद इन द ग्रुप वुड बी 60 लाख। देखिए जो एम्प्लॉय टर्मिनेशन लेके जाएंगे हम उन्हें क्या करेंगे, 540 का अमाउंट पे करेंगे। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से सर आपका हमें कंपनसेशन पे करना पड़ता है, डायरेक्ट कॉस्ट होगी तो हम इसका प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक। लेकिन जो रिलोकेशन ऑफ द एम्प्लॉय की कॉस्ट है वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती, हम उसे रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में इंक्लूड नहीं करते, ठीक। स्टाफ को ट्रेनिंग की कॉस्ट, जो स्टाफ अपने साथ वर्किंग करेगा, क्योंकि जैसे मान लो स्टाफ पहले जी लिमिटेड में काम करता था, अब हम उससे टी लिमिटेड में काम कराएंगे, या जी में जो काम था डिफरेंट अब हम उनसे काम कराएंगे तो उनको हम ट्रेनिंग देंगे, तो वो जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो एक तरीके से आपकी फ्यूचर की कॉस्ट होगी, ठीक। तो हम उसे प्रोविजन में कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो आपका रिस्ट्रक्चरिंग से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होता। ऐसे ही स्टाफ को जो हम रिलोकेट करते हैं उसको भी हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में कंसीडर नहीं करते क्योंकि जो रिलोकेशन कॉस्ट है आपका वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, ठीक। और क्लियर लिखा है Ind AS 37 ने कि जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन है उसमें कॉस्ट नहीं आएगी, आपका ट्रेनिंग कॉस्ट, आपका रिलोकेशन ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन न्यू असेट, ठीक। द एक्चुअल टर्मिनेशन पेमेंट टोटलिंग 520 लाख वर मेड इन फुल ऑन 15th मई। अब हमने
यहाँ पे एस्टिमेट लगा था 540 का, लेकिन हमें एक्चुअली जो पेमेंट करनी पड़ी वो पेमेंट हमें करनी पड़ी है आपका 520 लाख। अब हम यहाँ पे जो प्रोविजन क्रिएट करेंगे 540 क्रिएट करेंगे, 520 क्रिएट करेंगे। देखिए इंड एस 10 ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा इवेंट होता है जो बैलेंस शीट डेट के बाद होता है और अप्रूवल डेट से पहले होता है, हम उसे एडजस्टेबल इवेंट बोलेंगे, नॉन एडजस्टेबल इवेंट। इंड एस 10 ये कहता है कि आप ये देखेंगे कि इस इवेंट के अगेंस्ट यहाँ पे कंडीशन या कॉन्जेंसी अगर एग्जिस्ट करती है तो एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, अगर इसके अगेंस्ट कंडीशन या कॉन्जेंसी एग्जिस्ट नहीं करती तो अपने लिए क्या बन जाएगा, नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिस्ट्रक्चरिंग जो है कंडीशन एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे अपने पास फर्दर एविडेंस आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एडजस्ट कर देंगे। इट मीन्स ये कि हम 520 का प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। एज पर लेटेस्ट एस्टिमेट मेड ऑन 15 मई द टोटल रीलोकेशन कॉस्ट इज 63 लाख। ये आपका नेक्स्ट ईयर जब रीलोकेशन कॉस्ट आएगी तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, जी लिमिटेड हैड टेकन ए प्रॉपर्टी ऑन लीज, ठीक है, विच वाज एक्सपायरिंग ऑन 31 मार्च X6। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर लीज पेमेंट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 430 लाख। ठीक है जी, एक प्रॉपर्टी लीज पे है जो 31 मार्च को एक्सपायर होगी। अब इसकी जो पीवी है लाइबिलिटी की वो 430 लाख है, क्योंकि अब हम असेट को यूज नहीं करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कंपनसेशन के रूप में अमाउंट पे करना पड़ेगा। लिखता है 15 मई को जी ने क्या क्या पेमेंट कर दी लेसर को 410 लाख इन रिटर्न फॉर अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द लीज। तो यहाँ पे अपने पास ये जो इवेंट है इसके अगेंस्ट कंडीशन कॉन्जेंसी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्या करेंगे 410 का यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। ठीक, restructuring provision. The loss after tax of G Limited for the year ended 31st March X2 was 400 lakh. G Limited made further operating loss आपका 60 lakh till 30th अप्रैल। तो जो ऑपरेटिंग लॉस है हम उसे रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में कंसिडर नहीं करते और फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉस का भी हम कोई भी प्रोविजन क्रिएट नहीं करते। ठीक, डिटरमाइन द प्रोविजन दैट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक एज पर इंड एस 37। हम क्या करेंगे 930 का टोटल प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। आइए, मैंने सारी बातें आपको बता दी, तो एक बार आप इसका सोल्यूशन रेफर कर लेंगे और लास्ट में देखेंगे तो 930 का टोटल क्या आ गया, प्रोविजन आ गया। और इंड एस 10 का भी रेफरेंस जरूर दें आप, यहाँ पे इन्होंने इंड एस 10 का रेफरेंस दे रखा होगा। हाँ बिल्कुल दे रखा है इन्होंने। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, इसका ना अपडेटेड वर्जन, मतलब थोड़ी सी चीज़ें और हैं उस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं आपको वो एक बार क्वेश्चन करा देता हूँ। वो भी रिस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन है, एक साथ अपने रिस्ट्रक्चरिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस क्वेश्चनों पे आएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चनों में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। और प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप ना साथ साथ जहां पे हम लोग अगर कोई क्वेश्चन आगे पीछे करते हैं तो आप ना साथ साथ टाइम स्टैम्प जरूर बना दिया करो कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी X2 द डायरेक्टर ऑफ जे लिमिटेड डिसाइडेड टू टर्मिनेट प्रोडक्शन एट वन ऑफ द कंपनी डिवीजन। कंपनी के एक डिवीजन पे वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन को टर्मिनेट कर रहा है। ठीक, दिस डिसीजन वाज पब्लिकली अनाउंस्ड ऑन 31 जनवरी। ठीक है, अब ये पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया तो यहां पे अपने पास कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ गई। द एक्टिविटी ऑफ द डिवीजन वर ग्रेजुअली रिड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल X2 एंड क्लोजर इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय 30th September. At 31st January X2, the director prepared the following estimate of the financial implication of the closure. Redundancy cost were initially estimate at आपका 2 million है। ठीक है जी, इनिशियली अपना 2 million का एस्टिमेट लगा, ये आपका प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 8 lakh will be necessary to retrain the employee who will be affected by the closure but remain with J Limited in different division। देखिए कुछ एम्प्लॉय कंपनी के पास रहेंगे तो 8 लाख की अपनी कॉस्ट आएगी उनको रिट्रेन करने की, तो ये जो आपकी कॉस्ट आएगी इसका हम प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर। ठीक, द रिट्रेनिंग विल बी बिगिन इन अर्ली जुलाई X2, तो तब हम उस खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे जब रिट्रेनिंग पे कॉस्ट आएगी। ठीक, लेटेस्ट एस्टिमेट आर द रिडंडेंसी कॉस्ट विल बी 1.9 million विद रिट्रेनिंग कॉस्ट आपका 850। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी बात हमें समझनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन ने हमें यहाँ पे ये बताया कि जो लेटेस्ट एस्टिमेट है रिडंडेंसी कॉस्ट का वो 1.9 million है। अब ये किस डेट का एस्टिमेट है ये नहीं बताया। अब ये बैलेंस डेट के बाद भी हो सकता है। अब अगर ये बैलेंस डेट के बाद है और अप्रूवल डेट से पहले तो फिर हम क्या करेंगे, एडजस्टेबल इवेंट बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम ये मान लेंगे कि ये जो इवेंट है या तो आपका बैलेंस डेट पे होगा लेटेस्ट या फिर आपका अप्रूवल डेट से पहले, तो हम क्या करेंगे 1.9 million का यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट कर देंगे इंस्टेड ऑफ आपका 2 million। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड इक्विपमेंट हैविंग एन एक्सपेक्टेड कैरिंग वैल्यू एट 31 मार्च X2 ऑफ 8 million will have a recoverable amount of 1.5 million। अब प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसका कैरिंग अमाउंट आपका 8 million है जिसका रिकवरेबल अमाउंट 1.5 million। देखिए
अगर हम बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करते हैं तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन होता है इंपेयरमेंट का, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इंपेयरमेंट को रिव्यू करते हैं, और जब इंपेयरमेंट की फॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो कैरिंग अमाउंट का कंपेरिजन रिकवरेबल अमाउंट के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6.5 मिलियन का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। हालांकि ये आपका स्ट्रिक्टली रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट लॉस का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। These estimate remain valid. The division is under contract to supply goods to a customer for the next 3 years at a predetermined price. ये जो आपका डिवीजन है ना, इसमें हमने क्या कर रखा, कस्टमर के साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा, जिसमें हम क्या करेंगे, उसे अगले 3 साल तक गुड सप्लाई करेंगे। इट विल बी नेसेसरी टू पे कंपनसेशन ऑफ 6 लाख टू दिस कस्टमर। हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को 6 लाख कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। कंपनसेशन एक्चुअली पेड ऑन 31 मई आपका कितने से, 550 से। अब अगर हम ये मान के चलते हैं कि अप्रूवल डेट जो है 31 मई या उसके बाद है, तो फिर आपका 550 का प्रोविजन क्रिएट होगा। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, 6 लाख का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। ये प्रोविजन भी आपका रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से है, क्योंकि आप बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, ये अमाउंट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, द डिवीजन विल मेकिंग ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 3 लाख पर मंथ इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ X2 X3 एंड 2 लाख पर मंथ इन द नेक्स्ट 3 मंथ X2 X3। दीज एस्टिमेट प्रूव्ड एक्यूरेट फॉर अप्रैल X2 एंड मई X2। देखिए, ऑपरेटिंग लॉस का हम लोग कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करते। ऑपरेटिंग लॉस आपका जिस टाइम पीरियड में होता है उस टाइम पीरियड में अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि एक तरफ आपकी रेवेन्यू कम आ रही होगी, एक तरफ आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहे होंगे, ठीक। चलिए, तो हमें यहाँ पे एक तो ये प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक प्रोविजन हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा 550 का, आपका 0.55 मिलियन का हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब 5,50,000 का प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। ये मान के कि अप्रूवल डेट अपनी 31 मई X2 या उसके बाद है, ठीक। द डिवीजन ऑपरेट फ्रॉम ए लीज होल्ड प्रीमाइस, ठीक है जी। जो डिवीजन है वो ऑपरेट होती है लीज होल्ड प्रीमाइस से। द लीज इज ए नॉन कैंसिलेबल ऑपरेटिंग लीज। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी गड़बड़ है इंस्टीट्यूट की साइड से ना, ये ऑपरेटिंग लीज नहीं हो सकती। अच्छा, लेसी की बुक्स में तो ऑपरेटिंग आपका फाइनेंस लीज का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हाँ जी सर, ऐसा तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म लीज हो या आपका लो वैल्यू सेट लीज हो, जिसमें हम लोग लीज लायबिलिटी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करते एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 116। हम ऑप्शनल एग्जाम्पशन ले सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे। विद एन अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम 31 मार्च X2। देखिए 31 मार्च X2 के बाद वो कह रहा है कि 5 साल के लिए अभी नॉन कैंसिलेबल लीज बची हुई है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखी, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने जैसे इसका सोल्यूशन कर रखा, हम ऐसे सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक, एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए। द एनुअल लीज रेंटल पेबल ऑन 31 मार्च इन एरियर आर आपका 1.5 मिलियन है। द लैंडलॉर्ड इज नॉट प्रीपेड टू डिस्कस एन अर्ली टर्मिनेशन पेमेंट। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है। फॉलोइंग द क्लोजर ऑफ द डिवीजन, it is estimated that J Limited would be able to sublet the property from 1st October X2। एक बार मैं यहां से आपको लाइन दोबारा रीड करा रहा हूं। देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर साल के एंड में ये लीज रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। और जो लैंडलॉर्ड है वो आपका अर्ली टर्मिनेशन के लिए प्रीपेड नहीं है, ठीक है, वो डिस्कस नहीं करना चाहता। तो हम क्या करेंगे, सर या तो ये पेमेंट करके नुकसान आ जाएगा, या फिर हम सब लीज कर देंगे। तो यहाँ पे सब लीज दे दी उसने, लेकिन सब लीज कब से आई, 1 अक्टूबर X2 से, ठीक। और एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम 31 मार्च X2 की बात कर रहे हैं, ठीक। J Limited could expect to receive a rental of 3 lakh for the 6 month पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च X3। तो मतलब अगले एक साल के अंदर हमें 0.3 मिलियन का लीज रेंट मिलेगा। उसके बाद सर एनुअल लीज रेंट आपका 5 लाख आ जाएगा, जो X4 से लेके X7 तक है, अगले 4 साल 4, 5, 6, 7, ठीक। तो 0.5 मिलियन। ऑल रेंटल विल बी रिसीव्ड इन एरियर, ठीक है। इन एरियर मतलब आपका ई रेंट पे। एनी डिस्काउंटिंग कैलकुलेशन शुड बी परफॉर्म्ड यूजिंग ए डिस्काउंट रेट ऑफ 5% पर एनम। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्काउंटिंग 5% पर एनम। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें 1.5 मिलियन हर साल पे करना है, तो हम एनुअलिटी फैक्टर देखेंगे 5% के हिसाब से, 5 ईयर का दे रखा है इसने 4.32, ठीक। तो 1.5 इंटू 4.32 ये अपना हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक। एक तरीके से अपना ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना फिर। और ये रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से बना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रक्चरिंग में ही इसका प्रोविजन कंसिडर करेंगे हम, ठीक। अब अगले साल जो पेमेंट होगी 0.95 है डिस्काउंट फैक्टर, मतलब जो पेमेंट अपने पास आएगी। तो 0.3 इंटू 0.95 0.285, और उसके बाद सेकेंड ईयर से लेके 5th ईयर तक जो पेमेंटें आएंगी। तो 5 साल का एनुअलिटी फैक्टर ये है, पहले साल का एनुअलिटी फैक्टर ये है, तो 4 साल का नेट एनुअलिटी फैक्टर कितने से आ गया, -0.95, ये आ गया अपना 3.37। तो 3.37 ये अपने को रिकवरी हो जाएगी
कितनी होगी टोटल, ये होगी सर 3.37, 1.685 प्लस 0.285, 1.97 की रिकवरी हो जाएगी। तो बाकी हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, कितने से, 4.51 से। आइए मैं एक बार आपको इसका सोल्यूशन रेफर करा देता हूँ। ये देखिए, ये आप प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। और यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे ऑपरेटिंग लॉस के लिए। कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये आप प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। इंपेयरमेंट लॉस के लिए वो कह रहा है कि स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पे रिडेंडेंसी कॉस्ट का जो प्रोविजन है अपडेटेड कितना था, 1.9 मिलियन, ठीक। लेकिन जो रिलोकेशन कॉस्ट है, आपका रिट्रेनिंग कॉस्ट है, वो आपका पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस टी वाई के पे चलते हैं और जो सीरीज से हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी सीरीज से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सिमिलर क्वेश्चन इंडेस 10 में भी कवर किया था, और अब हम सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे भी कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट क्वेश्चन कवर कराऊंगा। A company manufacturing and supplying process control equipment is entitled to duty drawback if it exceed its turnover above a specified limit। ठीक है जी, एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती, सप्लाई करती है प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट को, और उससे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगी अगर वो टर्नओवर की लिमिट को क्रॉस कर लेती, ठीक। टू क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक द कंपनी नीड टू बी फाइल एप्लीकेशन विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग द स्पेसिफाइड टर्नओवर। देखिए, एक टर्नओवर की लिमिट दे दी और कंपनी जैसे ही उस लिमिट को क्रॉस करेगी उसे क्या करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर ना एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, ठीक, ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए। इफ एप्लीकेशन इज नॉट फाइल्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम द डिपार्टमेंट हैज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गिविंग ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट। देखिए, अगर 15 डेज के अंदर उसने फॉर्म फिल कर दिया, फिर तो उसके पास क्या आएगा, आपका ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगी। लेकिन अगर वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाई, एप्लीकेशन फिलअप नहीं कर पाई विद इन आपका स्पेसिफाइड टाइम, तो उसके बाद फिर डिपार्टमेंट की मर्जी है, वो चाहे तो क्रेडिट दे या चाहे तो क्रेडिट ना दे। फॉर द ईयर X1 X2 द कंपनी हैज एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ टर्नओवर बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। X1 X2 में वो कह रहा है कि कंपनी जो है एक्सीड करके स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ द टर्नओवर आपका रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, ठीक है जी। However, duty drawback can be claimed on filing of application within the stipulated time or on the discretion of the department if filing of the application is late। अब उसे ना 15 डेज के अंदर क्या करना था, एप्लीकेशन फिल करनी थी। The application for duty drawback is filed on 20th April, which is after the stipulated time of 15 days of meeting the turnover condition। टर्नओवर कंडीशन उसकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसने फॉर्म फिलअप नहीं किया, उसके बाद उसने फॉर्म फिलअप किया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होगी। तो जो कंडीशन कॉन्टिजेंसी बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट होनी थी वो एग्जिस्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने वो लिमिट, यहाँ पे टाइम की जो लिमिट थी वो क्रॉस हो चुकी, ठीक। ड्यूटी ड्रॉबैक हैज बीन क्रेडिटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑन 28 जून एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका 26 जुलाई। आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। देखिए, अगर मान लो अपने पास कॉन्टिजेंट असेट है और वर्चुअल सर्टेनिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग डेट पर अगर वर्चुअल सर्टेनिटी तो उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर हाई प्रोबेबिलिटी है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसे फिर नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिशनरी पावर आपका डिपार्टमेंट के पास चली गई है और 28 जून को अपने पास ड्यूटी मिली है, तो वर्चुअल सर्टेनिटी सर यहाँ पे जाके आइए, तो हम अगले साल उसे क्या करेंगे, एज इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे और बैलेंस रेट पे हम क्या करेंगे, इसे एज ए कॉन्टिजेंट असेट डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक। इसका सोल्यूशन एक बार आप रेफर कर लेंगे। सिमिलर क्वेश्चन हमने इंडेस 10 के अंदर भी डिस्कस किया था। ये देखिए, कॉन्टिजेंट असेट आ जाएगी और अगले साल हम लोग क्या करेंगे सर, उसे रिकॉर्ड कर लेंगे जब वर्चुअल सर्टेनिटी आ जाएगी। देखिए, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इंडेस 37 के स्कोप से बाहर है, लेकिन अगर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में आपका ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है तो हम उसका प्रोविजन 37 में क्रिएट करते हैं। कहता है ओनरस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक्सपेक्टेड जब आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो लॉस है, ठीक। हम प्रोविजन कितना क्रिएट करेंगे, कहता है आपका लोअर अप टू ए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करोगे तो आपको लॉस कितना होगा, एक्सपेक्टेड लॉस, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे तो आपको पेनल्टी अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, जो भी लोअर अमाउंट होगा हम उसका क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एंटिटी XYZ entered into a contract to supply 1000 television set for 2 million, ठीक है। An increase in the cost of input has resulted into an increase in the cost of sale to 2.5 million। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम क्या करेंगे, 1000 टेलीविजन सेट जो है उसे सप्लाई करेंगे 2 मिलियन में, लेकिन कॉस्ट ऑफ इनपुट में इंक्रीज हो गया और जिसके वजह से कॉस्ट ऑफ सेल अपना बढ़ जाएगा 2.5 मिलियन। तो एक्सपेक्टेड लॉस कितना है, 0.5 मिलियन। तो ये अपना ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। द पेनल्टी फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 0.25 मिलियन। अगर हम
कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करते तो हमें 0.25 मिलियन की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो लोअर अमाउंट कितना हो गया सर 0.25 मिलियन। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखेंगे और फिर बताएंगे कि यहाँ पे ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है और प्रोविजन जो है लोअर अमाउंट पर रिकॉर्ड हो जाएगा, दैट इज 0.25 मिलियन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही थी, एक बार मैं आपको रिक्वायरमेंट रीड करा देता हूँ। इवेल्युएट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनरस, यस, क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस है। ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन टू बी मेड, आपका लोअर ऑफ एक पेनल्टी और एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो एक्सपेक्टेड लॉस कितने से है। अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 5 अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन में हो गया, पहले क्वेश्चन से आ जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर यूज करके प्रेजेंट वैल्यू पे से रिकॉर्ड करते हैं, और जो आपका डिस्काउंट फैक्टर है वो अपना प्री टैक्स होगा, करंट असेसमेंट मतलब करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू होगा, और थर्ड आपका रिस्क स्पेसिफिक टू द लायबिलिटी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड, रिक्वायरमेंट ये है कि आपने क्या करना, रेस्टोरेशन कॉस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना जो प्रोवाइड करना है। Marico has an obligation to restore environmental damage in the area surrounding its factory. Expert advice indicate that the restoration will be carried out in 2 distinct phases. ठीक है जी। The first phase requiring expenditure of 2 million to remove the contaminated soil from the आपका area, and the second phase commencing 3 years from the end of the first phase. देखिए 2 फेज में हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। फर्स्ट फेज का जो एक्सपेंडिचर 2 मिलियन है, और जब फर्स्ट फेज होगा तो सेकंड फेज उसके 3 साल के बाद होगा, ठीक। फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फेज टू रीप्लांट द एरिया विद स्टेबल ट्री एंड वेजिटेशन, ठीक है। द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द रीप्लांटिंग इज आपका 3.5 मिलियन। तो एक तो हमें रिस्टोर करना है, ये देखिए फर्स्ट फेज में हमें क्या करना, जो आपका दूषित हुई है एरिया, ठीक है, उसे रिमूव करना, उसके बाद फिर पेड़ पौधे वगैरह लगाने हैं, ठीक। सेकंड फेज में Marico use a cost of capital before taxation 10% and the expenditure which when incurred will attract relief at the company marginal tax rate of 30%. हमें प्री टैक्स रेट कंसिडर करना है। Marico has not recognized any provision for such cost in the past and today date is 31st March X2, ठीक है जी। The first phase of the cleanup will commence in a few month time and will be completed on 31st March X3। तो ये 1 साल के बाद कंप्लीट होगा, तो हम 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे। When the first payment 2 million will be made, और सेकंड फेज उसके 3 साल के बाद होगा, तो हम 4 ईयर का डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे, ठीक। अमाउंट आपने कैलकुलेट करना, ये देखिए यहाँ पे ये 1 ईयर के बाद है, ये आपका 4 ईयर के बाद है प्रेजेंट वैल्यू होगी। ये प्रोविजन हम क्रिएट कर देंगे, 1 डिवाइड बाई आपका 1.1, 1 साल के बाद का डिस्काउंट फैक्टर, 2, 3 और 4, 4 ईयर के बाद का डिस्काउंट फैक्टर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन्युफैक्चरर गिव्स वारंटी टू द परचेजर ऑफ इट्स गुड्स, ठीक है जी। अंडर द टर्म्स ऑफ द वारंटी द मैन्युफैक्चरर अंडरटेक टू मेक गुड बाय रिपेयर और रिप्लेसमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दैट बिकम अपॉइंट विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल टू द परचेजर, ठीक है जी। 3 साल की वारंटी दे रखी डिफेक्ट, ठीक। ऑन 30th अप्रैल X1 ए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाज डिटेक्टेड इन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटिटी बिटवीन 1st March X1 एंड 30th अप्रैल X1। देखिए ये अपना अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल X0 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च X1 है, 30 अप्रैल X1 है, और यहाँ पे आपका 1 मार्च X1 है। तो इन बिटवीन जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उसमें डिफेक्ट आ गया है, ठीक। ए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाज डिटेक्टेड इन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटिटी बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, ठीक। At 31st March X1, the entity reporting date, the entity held approximately 1 week sale in the inventory. Okay. The financial statement for the year ended 31st March X1 have not been finalized. अभी तक वो finalize नहीं हुए। 3 separate category of the goods require separate consideration. So the accounting treatment of the above category in accordance with the relevant Ind AS. देखिए, defect goods sold on or before 31st March. जो डिफेक्ट गुड्स यहाँ पे बिक चुके हैं और हमें डिफेक्ट का यहाँ पता लगा है, तो हम क्या करेंगे, उसे एडजस्टेबल इवेंट मान के चलेंगे। जो गुड्स बिक चुके हैं मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सेल के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये बात चेक करनी पड़ेगी कि जो वारंटी प्रोविजन है क्या वो एश्योरेंस टाइप वारंटी है या अपने आप में सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर वो एश्योरेंस टाइप वारंटी तो इंडिया 37 में कवर होती है, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रोविजन क्रिएट करेंगे फिर, ठीक।
अगर डिफेक्टिव गुड्स जो है 31 मार्च को हेल्ड है, अगर 31 मार्च को वो हेल्ड है, अभी बीके तो है नहीं, लेकिन अपने पास सर इन्वेंट्री हेल्ड है, तो उसकी जो एनआरवी होगी वो एक्सपेक्टेड कम आ जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एडजस्ट कर देंगे। ठीक, मतलब एनआरवी कम आएगी तो हम एडजस्ट कर देंगे, एडजस्टेबल इवेंट बन गया। कैटेगरी 3 में वो कहता है डिफेक्टिव गुड्स जो है मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं आपका X1 X2 में। X1 X2 में जो डिफेक्टिव गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं वो आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो ये जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए हैं ये इवेंट यहाँ का, इसकी कंडीशन कॉन्जेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती बैलेंस डेट पे, तो नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। मींस इन्वेंट्री में जो एक्सपेक्टेड लॉस होगा इसकी वजह से हम उसे नॉन एडजस्टेबल इवेंट बोलेंगे और नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे अगर अमाउंट क्या है, मटेरियल है। ठीक, चलिए इसका एक बार आप आंसर रीड कर लेंगे। ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट है, यहाँ पे आपका एडजस्टेबल इवेंट है, और यहाँ पे आप 37 के अकॉर्डिंग प्रोविजन क्रिएट करेंगे एश्योरेंस टाइप की वारंटी के केस में। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है, XYZ Limited offer a 6-month warranty on its small to medium-sized equipment which can be put to use by the customer with no installation support। ठीक है जी, 6 मंथ की वारंटी है। द वारंटी कम्स विद द इक्विपमेंट एंड द कस्टमर कैन नॉट परचेज इट सेपरेटली। वारंटी जो है इक्विपमेंट के साथ आई है और कस्टमर इसे अलग से परचेज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, ये आपका एश्योरेंस टाइप की वारंटी होगी। ठीक, दिस इक्विपमेंट इज टिपिकली सोल्ड एट ए ग्रोस मार्जिन ऑफ 40%। ये जो इक्विपमेंट है 40% के ग्रोस मार्जिन पे सेल होते हैं। ठीक है, और आगे लिखता है XYZ Limited has made a provision of 30,000 during the year ended 31st March X2 which is approximately 1% of its gross margin for the sale of these equipment। वो कह रहा है कि हमने क्या किया, 30,000 का प्रोविजन क्रिएट कर दिया है जो कि 1% आपका ग्रोस मार्जिन का। ठीक है जी, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज एक्सपेक्टेड दैट 1% ऑफ द इक्विपमेंट सोल्ड हैव बीन रिटर्न एज फॉल्टी विद इन द वारंटी पीरियड। लेकिन हमारा जो पास एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि 1% जो गुड्स हैं, जो इक्विपमेंट आपने सेल किए, वो वारंटी पीरियड के अंदर क्या होंगे, आपके फॉल्टी होंगे, वो वापस आ जाएंगे। फॉल्टी इक्विपमेंट रिटर्न टू द XYZ ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड आर स्क्रैप्ड एंड द सेल वैल्यू इज फुली रिफंडेड टू द कस्टमर। मतलब हम पूरा पैसा कस्टमर को वापस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1% की सेल वैल्यू के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, और वो सेल जो आपका 31 मार्च को पेंडिंग हो, मतलब जो 31 मार्च को सेल हुई होगी, जिसकी वारंटी पेंडिंग होगी, जिसकी वारंटी कंप्लीट हो चुकी होगी, तो एक्चुअल अमाउंट आ चुका होगा। जो प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे वो ईयर एंड पे क्रिएट करेंगे उस सेल के अगेंस्ट जो सेल उस टाइम पीरियड के दौरान हुई है जिसकी वारंटी अभी आपकी एक्सपायर्ड नहीं हुई 31 मार्च को। ठीक, assuming that the sale occurred evenly during the year, how should XYZ Limited evaluate whether any additional provision, warranty provision is required on equipment sold in the past as at 31 March X2। आपको बताना है कि क्या हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन यहाँ पे बनाना है, करेंगे चर्चा। हैड द वारंटी पीरियड, अच्छा ये अपने आप में अलग क्वेश्चन हो गया, तो अभी इसको टाइमिंग के लिए पेंडिंग रख लेते हैं। ठीक, आइए पहले इसकी बात करते हैं। देखिए 30,000 का हमने क्या कर रखा, प्रोविजन क्रिएट कर रखा है जो कि 1% ऑफ द ग्रोस मार्जिन है। इसका मतलब ग्रोस मार्जिन कितने से आ गया अपना, 30 लाख से। ग्रोस मार्जिन 40% है, तो सेल कितने से आ गई, 75 लाख से। तो हमें क्या करना, 1% का प्रोविजन क्रिएट करना, लेकिन वारंटी का जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ है। इसका मतलब क्या है कि सेल पूरे साल बराबर हुई है, तो लास्ट के 6 मंथ की सेल होगी 3750 होगी। हाँ जी, हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा 1% के हिसाब से 37,500। हम 30,000 का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर चुके, तो 7500 से हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। ठीक जी सर, आइए आगे क्वेश्चन लिखता है, हैड द वारंटी पीरियड बीन 2 ईयर इंस्टेड ऑफ 6 मंथ। अगर 6 मंथ की जगह 2 ईयर की वारंटी पीरियड, तो उसके समय हमें क्या करना पड़ेगा, फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। व्हाट एडिशन क्राइटेरिया, सर उसके समय हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, और क्योंकि 2 साल की वारंटी है, तो 75 लाख की जो टर्नओवर है पूरी की पूरी, वो जो है पूरे साल की जो सेल है 75 लाख, वो 31 मार्च को वारंटी पीरियड उसका बचा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 75 लाख पे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा 1%। ठीक, और उसको प्रेजेंट वैल्यू पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। 30,000 उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए डिस्काउंटिंग प्रोविजन आ जाएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंड AS 37 में एक क्लैरिफिकेशन ऐड की गई थी कि टू आइडेंटिफाई ए कॉन्ट्रैक्ट इज ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट और नोट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा। कहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डायरेक्ट कॉस्ट एलोकेबल हो, जैसे मान लो टू और कॉन्ट्रैक्ट पे हमें कुछ कॉमन कॉस्ट इंक्लूड करनी पड़ेगी, बट वो डायरेक्ट कॉस्ट है तो एलोकेबल कॉस्ट भी आ जाएगी। डायरेक्ट कॉस्ट में आपका डायरेक्ट मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, ओवरहेड आ गया। ठीक, और डायरेक्ट अगर कॉस्ट में 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट पे इंक्लूड की तो वो भी आ जाएगी। फिर से मेरी बात सुनना, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है,
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट की रिवेन्यू है, उसके कंपैरिजन में जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है वो अगर ज़्यादा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपना ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या आएगा, ये क्लैरिफिकेशन ऐड की गई थी कि उसमें डायरेक्ट कॉस्ट आएंगे, ठीक, चाहे वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, या फिर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट एलोकेबल है। HVCL मैन्युफैक्चर हैवी इक्विपमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है जी। HVCL क्या कर रहा है, हैवी इक्विपमेंट बना रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 90 इक्विपमेंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम ABIL, उसके पास 90 इक्विपमेंट का ऑर्डर आया ABIL से, ठीक है। द यूनिट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट वाज एग्रीड एट 190 लाख ईच। जो HVCL कंपनी वो क्या करेगी, वो 190 लाख प्राइस चार्ज करेगी एक इक्विपमेंट बनाने के। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होगी, ठीक। द यूनिट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट वाज एग्रीड एट 190 लाख ईच। 64 equipment was supplied during the year X1 X2 and balance quantity remaining to be shipped on 31st March X2, ठीक है जी। इसका मतलब 26 अपने क्या अभी पेंडिंग है इक्विपमेंट जो हमें सप्लाई करने हैं। HVCL हैज 5 इक्विपमेंट इन इट्स इन्वेंट्री एज ऑन 31st March X2। 5 इक्विपमेंट उसकी इन्वेंट्री में है, तो बाकी 21 इक्विपमेंट उसे आगे चल के प्रोड्यूस करने, मैन्युफैक्चर करने, ठीक। HVCL considered that the contract was an onerous contract and therefore the net realizable value of the inventory has been taken as value of inventory as on 31st March X2। अब अगर ये onerous contract है, इसका मतलब क्या है कि आपका एक्सपेक्टेड लॉस है, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप NRV के बेस पे और कॉस्ट विच एवरेज लोअर के हिसाब से करते हैं, तो NRV कम आ जाएगी क्योंकि जो एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू कॉस्ट के कंपेरिजन में कम होगी, तो हम क्या करेंगे, NRV के बेस पे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर देंगे, ठीक। वो HVCL भी ऐसा ही कर रहा है। द मैनेजमेंट ऑफ HVCL कंडेंस दैट cost incurred toward administrative overhead, finance charges, R&D expenses, sale overhead, headquarter expenditure, etc. are considered as period cost and hence not considered for creation of provision। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि indirect cost हम आपका cost में कंसिडर नहीं करेंगे। ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हमें फुलफिल करना उसकी कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक। मैनेजमेंट की भी यही इच्छा है। Hence the same have not been included in the computation of the unavoidable cost, बिल्कुल ठीक है। The management of HVCL has submitted the detail of costs that have been considered for creation of provision toward onerous contract। Material cost आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। Include cost of material procured, cost of freight and insurance incurred for material procurement and handling, loading and unloading charges incurred, बिल्कुल ठीक है। लेबर कॉस्ट आ जाएगी, जिसको हम प्यार से फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल रहे हैं, ओब्लिक करके लिखा ना, जिसमें इंक्लूड है सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो एक्सपेंसेस एलोकेटेड फ्रॉम इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट टू डायरेक्ट डिपार्टमेंट, बिल्कुल ठीक है। मटेरियल ओवरहेड आ जाएगा, इंक्लूडेड सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस एलोकेटेड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट बुक्ड अंडर डिपार्टमेंट लिंक्ड विद मटेरियल लाइक परचेज, स्टोर एंड क्वालिटी कंट्रोल, बिल्कुल ठीक है। Accordingly, provision has been made considering the above cost only. The value of provision created for 21 remaining equipment to be produced as per the working shown below। ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 199, जिसमें सारी डायरेक्ट कॉस्ट है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो ये आपका डिफरेंट आ गया, मतलब कॉस्ट ज़्यादा आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं अपना पेनल्टी का अमाउंट ज़्यादा रहा होगा, ठीक। Whether the company accounting treatment of cost for creation of provision toward onerous contract is in line with the provision of Ind AS 37, क्या वो 37 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है? बिल्कुल है, क्योंकि Ind AS 37 में हम क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट ही कंसिडर करते हैं, और उसने कंपनी ने वही कॉस्ट कंसिडर कर रखी है, डायरेक्ट कॉस्ट, और आपका जो रनिंग कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट उसे कंसिडर नहीं कर रखा। तो हम इसका आंसर यही लिखेंगे कि ओनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका प्रोविजन कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हम बताएंगे कि ओनरस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉस्ट है उसमें क्या क्या आएगा, और उसमें ये कॉस्ट आ जाएंगी, ये कॉस्ट नहीं आएगी। फिर हम बताएंगे कि जो मैनेजमेंट है उसकी ओपिनियन बिल्कुल ठीक है, उसकी वर्किंग बिल्कुल ठीक है, मैनेजमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक। देखिए, अकॉर्डिंगली HVCL has correctly measured the cost of creation of provision for onerous contract by considering material labor cost, ठीक, and material overhead. Further, HVCL is correct that the period cost will not be considered for measurement of the cost for the purpose of creation of provision on onerous contract as they do not relate directly to fulfill the contract। चलिए जी, इसी के साथ Ind AS 37 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और हाँ, इस बार एग्जाम फोड़ के आएंगे।